आसान चैप्टर को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए बिल्कुल सही वीडियो पे आया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया हमारी ऐसी पहली कंट्री थी जिसने नेशनल लेवल पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए प्रोग्राम्स और एक्शन प्लान्स चलाए थे। कब चलाए थे? 1951 में उसने फैमिली प्लानिंग नाम के प्रोग्राम्स हमारी इंडिया ने चलाए थे। अब और भी ऐसे प्रोग्राम्स थे जो एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम के अंदर चल रहे थे। उस प्रोग्राम का नाम क्या था? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो इंक्लूडेड थी, जैसे ओवर पॉपुलेशन पे बात करना और पोस्ट नेटल केयर यानी कि बच्चे की केयर कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मदर्स को बताना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस प्रोग्राम के अंदर हमारी आती थी। अब और ये लोग क्या करते थे? बहुत सारी अवेयरनेस को फैलाते थे लोगों के बीच में बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। कैसे? ऑडियो विजुअल की हेल्प से, प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल की हेल्प से, यानी कि जैसे कि जो प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं उनमें कुछ आर्टिकल वगैरह छाप के उनको बताते थे। ऑडियो विजुअल यानी कि कहीं कहीं जाकर ऑडियो सुना के लोगों को बताते थे, इसके बारे में अवेयर कराते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है RCH प्रोग्राम के अंदर आती थी। अब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, टीचर और फ्रेंड्स होते हैं, इनका भी बहुत सा रोल होता है इन इन्फॉर्मेशंस पे। कैसे? सेक्स एजुकेशन की देखो जो इंट्रोडक्शन होता है वो स्कूल्स में देना चाहिए, लोगों को इनकरेज करना चाहिए, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में कोई भी उनके अंदर मिसकंसेप्शन ना हो, यानी कि कोई भी गलतफहमी ना हो। तो इसलिए उन्हें सटीक और सही जानकारी उन्हें दे देनी चाहिए स्कूल्स में ही। अब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलसेंस जब हमें प्यूबर्टी हिट करती है तो जो चेंजेस आते हैं, सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, STD मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, एड्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमें उन्हें दे देनी चाहिए। अब ये जो प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस है, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, सोशल एवल्स की वजह से सेक्स अब्यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है इन सब के बारे में अवेयर कराना लोगों को बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ताकि लोग नेसेसरी यानी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले पाएँ इन सबको बचाने के लिए। अब इन सब के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी कि इतने सारे एक्शन प्लान्स के सक्सेसफुल होने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ चाहिए, मटेरियल सपोर्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। अब यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस और लोगों को केयर प्रोवाइड करने के लिए भी जो है, जैसे कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STD, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, इन सब के बारे में, इन सब के लिए केयर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर कुछ मटेरियल्स होते हैं जो उन्हें चाहिए होते हैं। अब उसके बाद एमनियोसेंटेसिस के बारे में बोल रहे हैं। एमनियोसेंटेसिस देखो क्या होता है। मान लो अगर तुम्हारा, जैसे ये एक वोमेन का वॉम्ब है, मान लो डायग्राम बना रही हूँ, जज मत करना। और मान लो यहाँ पर कोई ऐसे बेबी है, तो क्या करते हैं कि बेबी के एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल कर चेक कर सकते हैं हम कि वो लड़का है या लड़की है, और साथ ही साथ ये भी चेक कर सकते हैं कि इसे कोई बीमारी वगैरह है या नहीं, एबनॉर्मलिटी वगैरह है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें एमनियोसेंटेसिस के अंदर हम जान सकते थे। तो ये पहले तो लीगलाइज थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फीमेल फिटिसाइड होना शुरू हो गया, यानी कि लोगों ने उसका जेंडर जान के, बच्चे का जेंडर जान के लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से फिर एमनियोसेंटेसिस पर हमें बैन लगाना पड़ा, क्योंकि लोगों की हरकतें ऐसी हो गई थी। अब उसके बाद ये प्रोसीजर देखो मेनली किस लिए था, कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता कर पाएँ कि अगर बच्चे को कहीं डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियाँ तो नहीं है। पर लोगों ने इसका मिसयूज़ किया, इसलिए हमने एमनियोसेंटेसिस पर बैन लगा। उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ में रिसर्च हुए, और गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने रिसर्च किया, तो पता करने के लिए कि और कौन से नए मेथड्स हैं और किससे हम इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फिर हमें एक मेथड मिला सहेली। सहेली एक हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी कि सहेली एक पिल जैसी होती है। सहेली एक पिल का नाम है जो फीमेल्स के लिए होता है, जिसको डेवलप किया गया था ताकि लोग कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट कर सकें। ये पैराग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपसे पूछेंगे सहेली नाम की जो पिल थी वो किसने डेवलप की थी, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप हुई थी, लखनऊ में हुई थी, इंडिया में। अब बेटर अवेयरनेस हो गया, जैसे सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में, मेडिकली असिस्टेड अब डिलीवरीज जो है और ज़्यादा डेवलप हो रही है उसके बारे में, पोस्ट नेटल केयर यानी कि डिलीवरी के बाद बच्चे की केयर के बारे में, कैसे मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि माँ और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सकती है, कपल्स जो बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ स्मॉल फैमिलीज, तो इन सब के बारे में बताना, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी को क्रिएट करना है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल की बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि अभी हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक डेटा लिखा है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन यानी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है 1900 में 2 बिलियन थी,
और 2000 तक 6 बिलियन भी क्रॉस कर गई थी, यानी 6 बिलियन हो गई थी, और 2011 में 7.2 बिलियन हो गई थी। तो ये डेटा यहाँ पे दिया हुआ है दिखाने के लिए कि कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। देखिए, ये हमने अभी वर्ल्ड के बारे में देखा, वैसे ही सिमिलर ट्रेंड इंडिया में ऑब्जर्व हुआ। इंडिया में तो वैसे भी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे 350 मिलियन के अराउंड थी, यानी कि 1947 के आसपास मान लो 350 मिलियन हमारी पॉपुलेशन थी। 2000 तक वो 1 बिलियन क्रॉस कर गई थी, और 2011 में 1.2 बिलियन क्रॉस कर गई। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डेथ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें डिक्लाइन हो गया है। लोगों की मतलब अब कम एज में बहुत ही कम आपने देखा होगा कि किसी की डेथ होती है। क्यों? क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि जो डिलीवरी के बाद कभी कभी ऐसा, पहले आपने बहुत पिक्चर्स में सुना होगा कि मदर की डेथ हो गई, तो वो भी इतना नहीं होता है। इन्फेंट यानी बच्चे की भी डेथ नहीं होती, तो सब कोई अभी ठीक होता है। तो इस वजह से नंबर ऑफ़ पीपल जो है बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ़ पीपल भी हमारे रिप्रोड्यूसिबल एज के ज़्यादा हैं, मतलब कि जैसे जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो वाले नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा है, तो इसलिए और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें, पर हम रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के ज़रिए हम इन सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। 2011 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2% से कम थी। 2020 जो है बर्थ हो रहे थे पर 1000 पर ईयर। ये इस रेट पे जो है हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, यानी कि 2% से कम बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक ऐसा रेट है जब हमारी पॉपुलेशन बहुत ही अच्छी खासी रेट पर ग्रो कर सकती है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है कि हम छोटी छोटी फैमिलीज़ को मोटिवेट करें वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करने के लिए। हम उनको कुछ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स भी दे सकते हैं, जैसे कि हमारे दो अभी बीच में बहुत चला था कि 2 ही बच्चे मतलब होने चाहिए। क्या है, पॉपुलेशन को कम करने के लिए सिर्फ एक 1 चाइल्ड नॉर्म भी चला था बीच में। अब उसके बाद क्या हुआ कि फ़ीमेल की जो मैरिजेबल एज है वो 18 साल कर दी, मेल्स की 21 साल कर दी कि उससे पहले शादी हो ही नहीं सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए की गई। पर मेन क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है एक कॉन्सेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? देखो, वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, नॉर्मल कहीं भी मिल जाना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए, भाई प्रेगनेंसी जो काम है उसका वो तो करे, रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि अगर उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हमने यूज़ कर लिया तो हम बाद में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते या बाद में किसी भी बेबी को बर्थ नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए उसकी, ऑब्वियसली बात है, और जो लोगों की सेक्सुअल डिराइव डिज़ायर होती है उससे भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब मेन हमारे जो इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए, देखो, पहला है नेचुरल ट्रेडिशनल, फिर बैरियर मेथड, आईयूडीज़ हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, इम्प्लांट्स हैं और सर्जिकल मेथड्स हैं। तो इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब पहला है हमारा नेचुरल मेथड। देखो, नेचुरल मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो ओवम और स्पर्म को मिलने न दे, इस मेथड पे काम करता है। नेचुरल मेथड में हमारे 3 आते हैं, एक तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा है विड्रॉवल या कोइटस इंटररप्टस, तीसरा है लैक्टेशन एमेनोरिया। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है? ये ऐसा मेथड है, मान लो किसी वुमेन को मेंस्ट्रुएशन हुई, मेंस्ट्रुएशन के बाद डे 10 से 17 के बीच में वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी या वो इंटरकोर्स नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि 14th डे पे हमारा होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब कि ओवम रिलीज होता है। तो 10 से 17 के बीच में हाई चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि कंसीव हो जाएगी पहली ही बार में। तो इसलिए जो है उस समय वो लोग इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो। ये एक नेचुरल मेथड है, यानी कि कोई भी इसमें बाहरी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। पर क्या है, इसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम पक्का नहीं कह सकते ना कि 10 से 17 के बीच में, 17 के बाद 18वें दिन अगर इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो फेलियर रेट इसलिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं। विड्रॉवल या कोइटस इंटररप्टस का मतलब है, मान लो इंटरकोर्स अगर कोई कपल कर भी रहे तो अपने जो मेल पार्टनर होता है वो अपने पेनिस को इजैकुलेशन के पहले ही अगर वजाइना से बाहर कर लेता है, यानी कि स्पर्म उसमें रिलीज होने ही ना दे, तो इससे भी प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सकती है। लैक्टेशन एमेनोरिया का मतलब है जब किसी वुमेन की डिलीवरी होती है तो उसके बाद जो है वो लैक्टेशन करती है बच्चे का, तो लैक्टेशन होता है उसमें। तो कहते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो उसके 6 महीने के बाद तक हमारा जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, तो उसके 6 महीने के अंदर तक वो सेफ़ है। तो इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन एमेनोरिया।
अब बैरियर मेथड्स देखो, बैरियर मेथड्स में हमारा मेन है कॉन्डम। मेल के लिए कॉन्डम में देखो, पहले ये देखो एक रिंग होती है, फीमेल के लिए जो कॉन्डम आता है उसमें 2 रिंग होती हैं। ये कभी कभी पूछ लेते हैं तो इसलिए बता दिया। इसमें क्या होता है, ओवम और स्पर्म को फिजिकली मीट नहीं होने देता, ठीक है, बैरियर्स की हेल्प से, क्योंकि बैरियर लगा हुआ होता है। अब ऐसे जो मेथड्स हैं वो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए ही प्रेजेंट होते हैं। कॉन्डम्स हमारे थिन रबर लेटेक्स शीट के बने होते हैं और ये पेनिस को कवर करने में हेल्प करते हैं मेल में, और वजाइना या सर्विक्स को कवर करते हैं फीमेल में जस्ट बिफोर द कॉइटस यानी इंटरकोर्स, तो इंटरकोर्स के जस्ट पहले। तो ऐसे हम कॉन्डम का यूज़ करके प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। मेल कॉन्डम का इसमें पॉपुलर ब्रांड दिया हुआ है निरोध, अगर फीमेल का पूछ लें तो फैम शील्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्डम्स को यूज़ करने से क्या हुआ है कि एडिशनल बेनिफिट लोगों को मिला है। मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्डम्स जो है एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज जो होती हैं उनको भी प्रिवेंट करता है, वो एड्स वगैरह भी नहीं होने देता। तो इसलिए ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। और बैरियर मेथड में हमारे डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स आते हैं। ये 3 चीज़ें फीमेल्स के लिए होती हैं, रबर से बनी होती हैं और सर्विक्स को कवर करती हैं ड्यूरिंग कॉइटस। अब ये कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करती हैं, क्या करती हैं, ये एंट्री ऑफ स्पर्म को वजाइना के अंदर आने ही नहीं देती हैं। अब डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स, इन सब के साथ हम केमिकल मेथड्स का भी यूज़ करते हैं, यानी कि स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स जो आते हैं इनके साथ यूज़ की जाती हैं। तो इससे क्या होता है, इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और अच्छे से काम कर सकते हैं। अब और दूसरा इफेक्टिव पॉपुलर मेथड क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस यानी कि आईयूडीज़। तो ये डिवाइसेस जो है डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं, आप खुद इंसर्ट नहीं कर सकते, या फिर एक्सपर्ट नर्सेज इंसर्ट करती हैं। जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। देखो, पहली है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़, एग्जाम्पल है लिप्स लूप, ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल CUT, CU7 या मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का मतलब एग्जाम्पल प्रोजेस्टासाइड और एक LNG-20, लेवोनॉर्जेस्ट्रल 20 इसका फुल फॉर्म होता है। आपके NCERT में नहीं, पर मैंने बता दिया। आईयूडीज़ क्या करती हैं, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करती हैं। CU आयंस जो होते हैं कॉपर रिलीजिंग में, CU आयंस क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलिटी उनको सप्रेस कर देते हैं, यानी उसको कम करते हैं, तो उससे भी प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल करता है कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब आईयूडीज़ जो है हमारी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है फीमेल्स के लिए, जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या चिल्ड्रन के बीच में कुछ स्पेस देना चाहती हैं। और सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का वो आईयूडीज़ ही हैं, जो हमारी फीमेल्स एक्सेप्ट करती हैं। अब उसके बाद तीसरा है हमारा पिल्स में क्या होता है, देखो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पिल्स आती हैं, जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है हमारे फिर से फीमेल्स के लिए। ये टैबलेट्स के फॉर्म में होती हैं, इनको हमें 21 डेज लगातार लेना होता है आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, यानी कि मेंस्ट्रुएशन जिस टाइम हो रहा होता है उस टाइम हम ये पिल्स नहीं लेते हैं, पर उसके बाद फिर 21 डेज आगे के लिए हम पिल लेते हैं। तो ऐसे जब तक कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करना है तब तक हमें पिल लेना पड़ता है। ये क्या करती हैं, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को ही इनहिबिट कर देती हैं, तो जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट नॉन स्टेरॉइडल पिल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसके बारे में अभी मैंने पहले ही दे दिया है कुछ। तो ये वंस अ वीक पिल इसको हम बोलते हैं, बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स है और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। उसके बाद है इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स, जैसे ऊपर अभी यहाँ पर डायग्राम में आपने देखा ऐसे करके ट्यूब्स बनी हुई थी ना हाथ में, तो 6 सिलिकॉन ट्यूब्स जो है आपके स्किन के अंदर डाली जाती हैं, जिससे प्रेगनेंसी आपकी प्रिवेंट हो सकती है। आईयूडीज़ का एक और काम यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम आईयूडीज़ को 72 आवर्स के, मतलब अगर मान लो जैसे आज इंटरकोर्स है तो आगे के 72 आवर्स के अंदर ही हम आईयूडी ले लेते हैं। आईयूडी का कोई भी मेथड अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी काम कर सकता है, यानी कि मान लो अगर कोई रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस होते हैं तो उसके बाद अगर 72 आवर्स के अंदर आईयूडीज़ ले लिया गया तो उसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो ये चीज़ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करती है। उसके बाद है सर्जिकल मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है यहीं से बता देती हूँ पूरा। देखो मेल्स में क्या होता है, वैसेक्टोमी, यानी कि वास्ट डिफरेंस जो होता है कट किया जाता है और उसको फिर टाई कर दिया जाता है। फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जाता है। देखो वैसेक्टोमी में क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट वॉज डिफरेंस का कट हुआ और टाइड हुआ थ्रू स्मॉल इंसिजन स्क्रोटम के थ्रू, और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट काटा जाता है थ्रू स्मॉल इंसिजन या तो एब्डोमेन में या तो थ्रू वजाइना, पर इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, यानी कि अगर तुमने एक बार स्टेरिलाइजेशन किसी कपल ने करा लिया तो उसको वापस से फिर
अनटाई करके उसको जोड़ना थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो बाद में कंसीव करने में दिक्कत होगी। ये एक परमानेंट मेथड है, यानी कि अगर तुमने इसको करा लिया तो तुम बाद में कंसीव नहीं कर सकते, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। साथ ही साथ ऐसे जितने भी हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है ज़्यादा यूज़ करने से। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, पर हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में देखो क्या होता है, इंटेंशनल या फिर वॉलंटरी टर्मिनेशन, यानी जानबूझ के अंदर जो वुमेन के अंदर जो बेबी है जानबूझकर उसको हटाना, उसका एबॉर्शन कराना, उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस एबॉर्शन, यानी कि जानबूझ के एबॉर्शन कराना। 45 से 50 मिलियन जो MTPs हैं वो एक साल में पूरी दुनिया में परफॉर्म होती है, तो आप सोचो कितना ही ज़्यादा है। और ये पूरा जितनी भी टोटल प्रेगनेंसीज कवर होती हैं एक साल में, वो 1/5 लोग जो है इंड्यूस एबॉर्शन करा देते हैं। अब गवर्नमेंट ने इसको जो है 1971 में लीगलाइज कर दिया था कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंदर, तो उसको लीगलाइज किया 1971 में, पर इसका इतना ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा, फीमेल फिटिसाइड होने लगी, यानी कि अगर उन्हें पता चल गया कि फ़ीमेल है तो उन्होंने एबॉर्शन करा दिया, तो इस वजह से क्या हुआ, फिर इसको हटा दिया गया। MTP अच्छा क्यों, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं जैसे, ये इसीलिए यहाँ पर लीगलाइज किया गया था कि जैसे जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं या फिर कोई अनप्रोटेक्टेड केस है, रेप्स वगैरह हैं, इनमें MTP कर सके। MTP अगर आपको कराना है या किसी वुमेन को कराना है तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अगर अंदर कराती है, देखो पहला ट्राइमेस्टर जो है 3 मंथ्स का होता है, मतलब हर ट्राइमेस्टर ही 3 मंथ का होता है, 1 ट्राइमेस्टर इक्वल्स टू 3 मंथ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 मंथ के अगर अंदर ही वुमेन इंड्यूस अबॉर्शन कराती है तो वो सेफ़ माना जाता है। पर अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि आगे के 4, 5, 6 महीनों 6 महीने में कराना है तो वो ज़्यादा ही रिस्कियर हो जाता है। बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की। देखो जितने भी इन्फेक्शंस या डिजीज़ होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या फिर वेनरल डिजीज़ या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। कुछ नाम दिए गए हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा HIV जो कि एड्स करता है। तो ये कुछ हमारे कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। अब इसमें से कुछ इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी और HIV, ये जो है इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इनको शेयर करने से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। मान लो कोई इंजेक्शन लगा किसी पर्सन को और उसको हेपेटाइटिस भी है, अगर वही इंजेक्शन किसी और पर्सन में यूज़ कर दिया गया तो उसको भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, तो ये बहुत ईजिली ही ट्रांसफ़र हो जाता है। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन, ये 3 ऐसी डिजीज़ हैं जो क्योर नहीं की जा सकती, अगर एक बार हो गई तो हो गई, इसकी कोई दवा नहीं है। इसके अलावा जितने भी गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल वॉर्स वगैरह हैं ये सारे रिकवर हो सकते हैं। और कुछ सिम्टम्स जैसे कि अगर अगर किसी को मान लो रिप्रोडक्टिव डिजीज़ है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे स्लाइट पेन, स्वेलिंग्स होती है जेनिटल रीजन में। इन्फेक्टेड फीमेल्स जो होती हैं वो एसिम्टोमेटिक रह सकती है, यानी उनमें सिम्टम जल्दी नहीं दिखाई देते और काफ़ी समय तक वो अनडिटेक्टेड भी रह सकती हैं। अगर कोई भी फीमेल अनडिटेक्टेड मान लो रह जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है, अबॉर्शंस हो सकते हैं, स्टिल बर्थ्स हो सकते हैं, यानी कि डेड बर्थ्स हो सकते हैं, जो बच्चा होगा वो मरा हुआ होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज का मतलब कि मान लो जो ओवम है वो फेलोपियन ट्यूब में अटैच हो गया तो ऐसी सारी चीज़ें हो जाएंगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी या फिर कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। तो STI जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत ही मेजर थ्रेट है। अब जो है ये पाई भी जाती है 15 से 24 साल के बच्चों में, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव डिजीज़ देखी गई हैं वो 15 से 24 एज के ग्रुप में देखी गई हैं। तो अब कर क्या सकते हैं हम लोग, अननोन पार्टनर से मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड करना है, हमेशा कॉन्डम्स को मतलब ट्राई करना है कि कॉन्डम यूज़ करें ड्यूरिंग क्वाइटस। डाउट के केस में किसी को भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर कुछ भी डाउट है कि अगर है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि किसी पर्सन को अगर इनफर्टिलिटी होती है तो वो कंसीव नहीं कर सकता। अगर मेल है तो वो ऑब्वियसली बात है कि किसी फीमेल के साथ अगर इंटरकोर्स करता है तो वो फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी, फीमेल में इनफर्टिलिटी है तो वो फीमेल नहीं कंसीव कर पाएगी। तो ये चीज़ें अब पूरे दुनिया में इंडिया को मिला के बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो इनफर्टाइल है, यानी जो कंसीव नहीं कर सकते, वो चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब इसकी बहुत सारे रीज़न है कि लोगों को इनफर्टिलिटी क्यों होती है। फिजिकल रीजंस हो सकते हैं, कॉन्जेनिटल यानी कि बाय बर्थ भी हो सकती है, डिजीजेज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल, किसी भी तरह का रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का।
इंडिया में क्या होता है, हमारे जो सोसाइटी है वो फीमेल को ब्लेम करती है अगर मान लो कपल का कोई चाइल्ड नहीं हो रहा है, पर ये ज़रूरी नहीं है। प्रॉब्लम मेल पार्टनर में भी लाई कर सकती है, पर लोग नहीं समझते इस बात को। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो जिनको इनफर्टिलिटी है वो बेबी को कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ART। अब कौन कौन सी है वो देख लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर रैप अप है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। देखो आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, IVF का नाम भी सुना होगा। तो IVF क्या होता है कि लैब में उस कंडीशन में जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, उसी कंडीशन को लैब में प्रोड्यूस करके जाइगोट को बाहर ही बना लिया जाता है लैब में। उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के अंदर दो चीज़ें आती हैं जिसको हम टेस्ट बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं इसको। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के अंदर पहला आता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी कि अगर 8 ब्लास्टोमियर्स, अगर आपने मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर देखा तो आपको इसको बारे में पता होगा। अगर 8 ब्लास्टोमियर तक है मान लो अगर जाइगोट, तो उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। पर अगर 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर हो गया है अगर जाइगोट, तो उसको हम डायरेक्ट यूटेरस में ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि जो 8 ब्लास्टोमियर्स के यूपर जब जाइगोट हो जाता है तो उसका अटैचमेंट हो जाता है यूटेराइन वॉल से, तो इसलिए उसको हम डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। देखो इन वीवो फर्टिलाइजेशन में भी फीमेल में गैमेट्स का फ्यूजन कराया जाता है। देखो उसमें क्या होता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। कोई ऐसी फीमेल है जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती पर ओवम को अपने अंदर रखने का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है, तो उसके लिए GIFT है। यानी कि किसी और का गैमेट अगर हम उसके वोम में रख दें तो वो उसको सर्वाइव करवा सकती है अपने अंदर, तो इसलिए हम गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र करते हैं, यानी किसी और का गैमेट किसी और के फेलोपियन ट्यूब में। तो ये सारी चीज़ें। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होता है, मान लो ये ओवम है तो इंजेक्शन से हम डायरेक्ट स्पर्म्स इसमें इंजेक्ट कर देते हैं, जाइगोट बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, मान लो किसी भी मेल में बहुत ही लो स्पर्म काउंट है या है ही नहीं, तो उससे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक कराते हैं। इसमें किसी भी हस्बैंड से या हेल्दी डोनर से सीमेन कलेक्ट करते हैं और उसको किसी फीमेल की वजाइना में यूट्रस में डाल देते हैं, तो इसको हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी बोलते हैं। अब ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट इंटरकोर्स, यानी जिनके अंदर इनफर्टिलिटी है। पर बेस्ट चीज़ क्या है, यहाँ पर लास्ट लाइन आपकी यही लिखी है कि हमारे जो लॉज हैं, इंडिया के लॉज हैं, वो लीगल अडॉप्शन अलाउ करते हैं। यानी कि जो कपल के पास इनफर्टिलिटी है वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जो ऑर्फन्स हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि कपल्स के लिए जो बेस्ट मेथड है, जो जिनको पेरेंटहुड करना है तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों को। तो गाइस ये था आपका चैप्टर कैसा लगा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।